4 of your microprocessor. In lecture 3 we discussed some special register like your accumulator. This is an 8-bit register. We discussed the flag, and there is an 5 flags. We discussed there is a sign flag, one is zero flag, parity flags, carry flags, and auxiliary carry flags. There is in total 5 flags we already discussed. In these lectures we discussed there is a program counters, stack, and there is an important points we discuss for the lower and higher order address bus, how to find how to in your instruction cycles, if you design how many clock cycles take this your total higher order address bus and the lower order address bus. This is the lecture 4, and there is an lecture 4 we go and discuss. We have already discussed the general purpose register, that is the general purpose registers, you know, this is B, C, and that is D, E, and H, and then this already we discussed B, C, D, and HLs we already discussed, and you know these are the called as 8-bit general purpose registers, and there is an combinations of B and C, it will contain there is an 16-bit register, 16-bit data it will be contained at a time. And D is an also called your, if the combination of D, जब हम D का combination करते हैं तो वो भी 16-bit का रजिस्टर डिज़ाइन करता है, इट विल कंटेन दैट एड्रेस. और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, आपने देखा होगा HL रजिस्टर पेयर. ये जो HL रजिस्टर पेयर है, जब ये 16-bit का इट इज़ योर इंडिकेट या इट इज़ ए पॉइंटर टू योर मेमोरी लोकेशन, ये मेमोरी लोकेशन को पॉइंटर करता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, और प्रोग्रामिंग में जब हमें पॉइंटर्स मेमोरी को पॉइंट करना होगा एट द टाइम विद HL पेयर कॉम्बिनेशंस का हम लोग यूज़ करेंगे. तो ये चीज़ हमें रिमेंबर रखना है. ठीक है, नाउ वी डिस्कस on accumulators and flag we already discussed, and today we discuss about the program counters. This is a register that is used to control the sequencing of execution of instruction. The register always hold the address of the next instruction, and since it hold the address it must be a 16 bits wide. प्रोग्राम काउंटर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि जब आप प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो जो आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, व्हाट आर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है दैट विल बी पॉइंटेड आउट बाय योर प्रोग्राम काउंटर. तो प्रोग्राम काउंटर का काम ये है कि जब आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज सपोज इट इज़ एग्जीक्यूटेड, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा दैट एड्रेस विल बी पॉइंटेड आउट बाय योर प्रोग्राम काउंटर. सपोज मान लीजिए कि आप एक प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं और आपका प्रोग्राम का मान लीजिए फर्स्ट एड्रेस 3000 को एलोकेट कर रहा है, एंड आपका जो सेकेंड एड्रेस है, सेकेंड जो इंस्ट्रक्शन आपने लिखा, सपोज ऐड, मान लीजिए ऐड आपने ऐड ऑफ बी किया है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका मूव है ए, दिस इज द मूव इंस्ट्रक्शन, मूव ए कॉमा बी. सपोज दिस इज द सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज मूव ए कॉमा बी, एंड दिस मूव ए कॉमा बी का जो एड्रेस होगा दैट एड्रेस विल बी पॉइंटेड. सपोज वो एड्रेस आपका है मान लीजिए 3002 पर वो एड्रेस, दिस 3002 पर वो एड्रेस आपका एड्रेस लोकेट कर रहा है, तो योर प्रोग्राम काउंटर विल बी पॉइंटेड आउट एट दिस एड्रेस. आपका जो प्रोग्राम काउंटर है इट विल बी एड्रेस दिस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा दिस प्रोग्राम काउंटर विल बी एलोकेटेड हियर. तो प्रोग्राम काउंटर का हमारा काम ये है कि जो भी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमारा होगा उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को वो आपको पॉइंटेड आउट करेगा कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका देखना है कि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका क्या है. ओके, तो प्रोग्राम काउंटर जो है हमारा वो कितना है, द प्रोग्राम काउंटर इज़ योर 16 बिट. आपका प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का है. और सेकेंड पॉइंट, प्रोग्राम काउंटर इज ऑल्सो कॉल्ड योर स्पेशल रजिस्टर. क्यों? क्योंकि ये जनरल पर्पस के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं. इसका हम लोग पर्पस हमारा क्या है कि सिर्फ ये इंडिकेट करेगा ओनली योर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस. आपका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा उसको वो इंडिकेट करेगा.
ओके, दिस इज द पर्पस ऑफ योर प्रोग्राम काउंटर. नेक्स्ट इंटरनल आर्किटेक्चर में हम देखेंगे स्टैक पॉइंटर. स्टैक पॉइंटर जो है वो भी 16 बिट रजिस्टर है. द स्टैक पॉइंटर इज ए 16 बिट रजिस्टर दैट इज यूज्ड फॉर पॉइंट इनटू द मेमोरी. मेमोरी को ये पॉइंट आउट करता है, 16 बिट मेमोरी को. जब आप आगे चल के देखेंगे स्टैक पॉइंटर, जब हम आगे पढ़ेंगे जहाँ पर हम लोग पुश और पॉप ऑपरेशन देखेंगे, तो आप देखिएगा कि जब स्टैक पॉइंटर जो होता है वो लोएस्ट जो आपका जो मेमोरी एड्रेस होता है उस मेमोरी एड्रेस का जो सबसे बॉटम साइड का जो एड्रेस, बॉटम साइड का जो मेमोरी एड्रेस होता है वहाँ से वो स्टार्ट करता है. तो एक पार्टिकुलर एरिया फिक्स है और बॉटम ऑफ द मेमोरी एलोकेट से लेके अप्रॉक्सीमेटली 300 एस तक 3000 हेक्साडेसिमल तक मेमोरी एलोकेट होता है फॉर योर स्टैक पॉइंटर. तो स्टैक के लिए, और बेसिकली जो आपका स्टैक होता है वो टेम्पोररी मेमोरी स्टोरिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, टेम्पोररी पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. और इसमें पुश और पॉप ऑपरेशन होता है. आगे हम लोग देखेंगे कि पुश ऑपरेशन हम लोग यूज़ करते हैं फॉर इंसर्ट द डेटा और पॉप ऑपरेशन हम लोग यूज़ करते हैं फॉर योर आउट द डेटा फ्रॉम योर स्टैक्स. मेमोरी लोकेशन से जब हम आउट करते हैं तो आपका जो आपका स्टैक है, जो स्टैक पॉइंटर है वो लीफो को करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो सबसे लास्ट में इंटर करता है पॉप ऑपरेशन सबसे पहले उसको निकालता है, जो लास्ट में इंटर करता है. तो डेट इज, तो आपका स्टैक पॉइंटर विल ऑपरेट इन द लीफो ऑपरेशन डेट इज को लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशंस को फॉलो करता है. नेक्स्ट पॉइंट, नॉन प्रोग्रामेबल रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स एंड डिकोडर. जो आपका इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर है, इट इज स्टोर द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आफ्टर द फेच बाय प्रोसेसर. फेच का मतलब यू विल अंडरस्टैंड द रीड द इंस्ट्रक्शंस. तो आप इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आप देखे होंगे जब आप इंटरनल आर्किटेक्चर देखेंगे तो वो नॉन प्रोग्रामेबल रजिस्टर है. हम लोग उसको प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते, प्रोग्रामर उसको नहीं कुछ कर. तो वो उसका काम क्या है कि जैसे आपने इंस्ट्रक्शन को रीड किया, जो आपने देखा था कि जो आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड से इंस्ट्रक्शन को रीड करके थ्रू द 8 बिट बस से वो ट्रांसमिट करता है आपके कहाँ पर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को. और आफ्टर द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स को रीड करने के बाद आप उसको देखते होंगे डिकोड और मशीन साइकिल में कन्वर्ट करता है एंड दैट विल बी सेंड टू द टाइम एंड कंट्रोल यूनिट्स और कंट्रोल सिग्नल को इट विल बी सेंड आउट. और कंट्रोल सिग्नल में आपका रीड राइट ऑपरेशन, ALE ऑपरेशंस होता है, DMA ऑपरेशंस होता है, रीसेट इन रीसेट आउट ऑपरेशन, क्लॉक इनपुट क्लॉक आउटपुट जनरेशंस होता है. तो डिकोड्स, देयर इज एन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इट विल बी सेंड आफ्टर इट इज डिकोड. इंटरनल क्लॉक जनरेटर जो आपने देखा दैट इज 3.125 मेगाहर्ट्ज. 8085 देयर इज इन 3.125 megahertz internal frequency is required to your processor will start the working, and 6.25 megahertz externally the clock out से जो हम लोग 6.2 megahertz clock output frequency generate हम लोग करते हैं. Now we go to the address and data bus. The address bus has 8 signal lines. जो हमारा address bus है 8 signal lines is AD8 to AD5 and which is a unidirectionals, and the other 8 address bits are the multiplex that is time shared with an 8 bit data, and so it is AD0 to AD7 are bidirectional and serve A0 to A7 and D0 to D7 at the same time. तो आपने देखा था कि जब हम लोग पिन डायग्राम देख रहे थे तो आपने देखा था कि जो हमारा पिन नंबर AD जिसको हम लोग डी मल्टीप्लेक्स कहे थे वो एड्रेस को भी कंटेन करता है, डेट इज लोअर एड्रेस को इट विल कंटेन एंड डेटा इज ऑल्सो कंटेन. वो एड्रेस को भी लेता है और डेटा को भी लेता है एंड डेट इज कंट्रोल्ड बाय योर एड्रेस लैच इनेबल. जो आपका कंट्रोल करता है वो कंट्रोल्ड बाय योर एड्रेस लैच इनेबल. During the executions of the instruction, these lines carry address bits during the early part and then during the late part of the executions then carry the 8 bits. ये देखिए बहुत important है. During the executions of the instruction, these lines carry the address bits during the early part and then during the late part the execution carry the 8 bit data. Just मैंने कहा था जब हमने internal architecture डिस्कस किया था
तो मैंने कहा था कि जो आपका एड्रेस लैच इनेबल है, द फर्स्ट क्लॉक साइकिल जो हम लोग यूज़ करते हैं, इट इज़ द लोअर एड्रेस pin is enabled, and after the first clock first clock cycle, then start the second clock cycle, it behave as a data line. तो आपका जो एड्रेस लैच इनेबल है वो फर्स्ट क्लॉक साइकिल इनेबल होता है, 1 होता है, it will behave as your address line, and then whole clock cycle it is low state, and again it is behave as a data line. And next point we discuss, in order to separate the address from the data, and we can use the latch to save the values before the function of the bit changes. Now demultiplex of AD7 to AD0. Now very important, we understand again. From the above descriptions, it becomes obvious that the AD7 to AD0 lines serving the dual purpose, and they need to be demultiplexing to get all the informations. ये dual purpose के लिए हम लोग use करते हैं as a address, as a data line. The higher order bits of the address remain on the bus of the 3 clock periods. This is a very important point. जो आपका higher order address है, it will be contain 3 clock pulse. ये जो important है, जब हम लोग cycle देखेंगे तब वहाँ पर देखेंगे. This is a 3 clock pulse. तो आपका जो हायर ऑर्डर एड्रेस है उसको 3 क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड, 3 क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड लगते हैं टू इन योर साइकिल, एंड द लो ऑर्डर एड्रेस बिट्स रिमेन ओनली 1 क्लॉक पीरियड. और जो आपका लो ऑर्डर बिट्स है उसमें सिर्फ एक ही क्लॉक पल्स लगता है टू स्टोर द मेमोरी. आपका हायर ऑर्डर एड्रेस को 3 क्लॉक पल्स लगता है टू स्टोर, or only the 1 clock pulse is required for the lower order address, and they would be lost if they are not saved externally. तो क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आपका 3 क्लॉक पल्स लग रहा है इसमें, और 1 क्लॉक पल्स अगर आपका लग रहा है मान लीजिए लोअर ऑर्डर में, तो क्या होगा कि जब तक आप कोई एक्सटर्नली इसको सेव अगर आप नहीं कीजिएगा, तो मतलब ये कर दे वुड बी लॉस्ट इफ़ दे आर नॉट सेव एक्सटर्नली. और अगर आप एक्सटर्नली इसको सेव नहीं कीजिएगा लोअर ऑर्डर को, आफ्टर ओनली 2 क्लॉक पल्स अगर आप सेव नहीं करते हैं, तो क्या होगा, ये मतलब आपका लॉस्ट हो जाएगा. तो नोटिस दैट द लोअर ऑर्डर बीट्स ऑफ द एड्रेस डिसअपियर व्हेन दे आर नीडेड मोस्ट. तो आपका लोअर ऑर्डर जो होता है, क्योंकि आपको 3 क्लॉक पल्स लग रहे हैं किसको, हायर ऑर्डर को स्टोर करने में, ओनली 1 क्लॉक पल्स लगता है फॉर योर लोअर ऑर्डर एड्रेस, बस ओनली द 1 क्लॉक पल्स. तो क्या होता है कि देयर इज इन 2 क्लॉक पल्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नली हमें स्टोर करना पड़ेगा, देन इट विल बी सेंडेड. तब हम तो उसको क्या करते हैं हम लोग, एक्सटर्नल एक मेमोरी लगाते हैं, डेट इज़ योर लैच. हम लोग लैच लगा देते हैं, और लैच में क्या होता है, इन द 2 क्लॉक पल्स इट विल बी स्टोर्ड. टू मेक श्योर what we have the entire address for the full 3 clock cycles, we will be the external latch to save the value of AD7 to AD0 when it is carrying the address bit. We use ALE signal to enable this latch. Now we understand this point. यहाँ पर आप understand करेंगे. This is your 8085. In 8085 there is, and this is your higher order. This is your this is your higher order address. Now in this case this is your ALE, address latch enable. This is your AD7 to AD0. there is an 3 clock pulse required. इसमें कितना लगेगा, this higher order address में there is an 3 clock pulse required. Three clock pulse required इसको. There is an AD7 to AD0. Now in this case there is an latch, and this latch will be stored your lower order address. This is an externally
अगर हम लैच का यूज़ नहीं करेंगे दिस विल बी गोज आउट। तो क्या हुआ, डेट विल बी गोज हेयर एंड दिस इज़ योर डेटा लाइन। ये जो है आपका डेटा लाइन है और ये आपका लोअर एड्रेस को स्टोर करता है, क्योंकि 1 क्लॉक पल्स, जैसे आपने एड्रेस लैच इनेबल को 1 किया, जैसे आपने एड्रेस लैच इनेबल को 1 किया, यहाँ से जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है इट विल बी सेंड इनटू द लैच। और लैच को, ये लैच क्या हो गया आपका, इनेबल हो गया। ये एड्रेस लैच इनेबल जो है, एड्रेस लैच इनेबल, तो ये जो है एड्रेस लैच इनेबल इसको क्या करेगा, लैच को इनेबल कर देगा। और इनेबल करने के बाद ये लैच का काम क्या है, टू स्टोर द डेटा, और ये डेटा को स्टोर करेगा। एंड द डेट आफ्टर द this latch work will completed after the 1 clock cycle, it will be completed stored in the latch and then it will be sent, the data is here। अब डेटा आपका यहाँ से सेंड होना स्टार्ट हो गया। तो given that ALE operate as a pulse during T1, we will be able to latch the address and then ALE goes low, the address is saved and then AD7 AD0 lines can be used for their purpose of the bidirectional data lines। now next point, demultiplexing the bus AD7 to AD0, the higher order address is placed in the address bus, hold the 3 clock cycle, there is a 3 clock pulse is required, the lower order address pulse lost after the first clock period, the address needs to hold, however we need to use the latch। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग लोअर ऑर्डर एड्रेस की बात करते हैं तो लोअर ऑर्डर एड्रेस विल कंटेन ओनली द 1 क्लॉक पल्स, तो इट विल टेक टू वेट फॉर 2 क्लॉक पल्स, क्योंकि हायर ऑर्डर विल कंटेन 3 क्लॉक पल्स। सो फॉर दिस रीज़न वी विल यूज़ द लैच। हम लोग लैच का यूज़ करते हैं टू स्टोर द डेटा, टू स्टोर द लोअर ऑर्डर एड्रेस बस। हम लोग लोअर ऑर्डर एड्रेस को स्टोर करने के लिए, होल्ड करने के लिए फॉर द 3 क्लॉक पल्स। AD7 to AD0 is connected to the input of latch. This is your latch 74LS373. The ALE signal is connected to the enable G pin of the latch and then OC is the output control of the latch is grounded. This will be discussed here. Now the overall picture of this 8085 microprocessors. This is your overall picture. Suppose this is your 8085 microprocessor and there is an ALE, this is address latch enable, this is AD7 to AD0 and this is your latch को ये enable करता है to store the lower bit address। अब ये देखिए आपका 8085 कितना मेमोरी लोकेशन है, this is 64 किलोबाइट, 64 किलोबाइट। दिस इज़ द 8085 मेमोरी 64 किलोबाइट का है। आप जानते हैं कि 2 to the power of 16 into 8, 8 इज़ योर डेटा बिट, 2 to the power 16 को हम लिखते हैं 64 किलोबाइट, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो आपका एक मैन्युफैक्चरर है वो इतना मेमोरी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। वो कह रहा है कि नहीं, इतना मेमोरी मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा, मैं मैक्सिमम मेमोरी उसके पास जो है वो कितना है, आप देख रहे हैं इन द मैक्सिमम मेमोरी उसके पास है 1 किलोबाइट। इसका मतलब ये है कि 1 किलोबाइट का मतलब ये है कि इट इज़ 2 to the power of 10 into 8, तो 2 to the power of 10 into 8 और आपका 8085 है 2 to the power 16 into 8। तो आपने देखा कि हमारा 8 बिट डेटा तो कंटेंट कर रहा है, बट हम 2 to the power 16 जो हमारा मेमोरी लोकेशन चाहिए, तो 16 मेमोरी लोकेशन 2 to the power 16 में कितने एड्रेस लाइन होंगे, तो टोटल 16 एड्रेस लाइन 2 to the power 16 योर 808। बट आपका जो प्रोग्रामर है, जो आपका डिज़ाइनर है, वो डिज़ाइनर ने ये देखा कि जो आपका 8064 किलो जो मेमोरी लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, उतना उसका यूज़ नहीं है, तो उसने क्या कहा कि 1 किलोबाइट मेमोरी लोकेशन हम यूज़ करेंगे और 1 किलोबाइट मेमोरी लोकेशन जो है वो सफिशिएंट होगा। तो 1 किलोबाइट मेमोरी लोकेशन की बात करेंगे तो 1 किलोबाइट में कितना होगा, 2 to the power of 10। ओनली द 10 एड्रेस लाइन्स आर यूज्ड। तो आप देख रहे होंगे सिर्फ 10 एड्रेस लाइन ही हम लोग यूज कर सकते हैं और 10 एड्रेस लाइन के बाद जो 6 एड्रेस लाइन हैं वो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे।
तो वो 6 एड्रेस लाइन क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए तो इस केस में देखिए क्या हो रहा है, हमारा जो एड्रेस है वो क्या है, AD A15 टू A0। यूज़ कितना हो रहा है, ओनली द 10 एड्रेस लाइन। तो अगर हम इसमें 10 एड्रेस लाइन को लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, AD A9 टू A0। ये हमारा जो 10 एड्रेस लाइन है वो यूज्ड होगा, और जो हमारा रेस्ट A10 टू A15 एड्रेस लाइन है वो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 1 किलोबाइट मेमोरी चिप का यूज़ कर रहे हैं। जब हम लोग 1 किलोबाइट मेमोरी चिप का यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता चल गया 10 एड्रेस लाइन है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये A7 टू A0 यहाँ से एड्रेस आ रहा है, और यहाँ से A8 टू A15 दिस इज़ अ हायर ऑर्डर एड्रेस। इसमें से जो है A8 और A9 हमारा यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है इन दिस डायरेक्शन A8 टू A9, और टोटल यहाँ पर जो एड्रेस है दिस इज़ फ्रॉम A0 टू A9। तो इस मेमोरी चिप को कितना एड्रेस लाइन चाहिए था, 10, तो हमने 10 एड्रेस लाइन यहाँ पर सेंड कर दिया। और जो रेस्ट ऑफ द है दिस इज़ A10 टू A15, ये हमने कर दिया चिप सेलेक्शन सर्किट। चिप सेलेक्शन सर्किट का मतलब ये है कि हम कौन सा मेमोरी एलोकेशन को चूज़ करेंगे वो हम लोग डिपेंड करेगा हमारे इस चिप सेलेक्शंस में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अब हम जो मेमोरी लोकेशन निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, 0 0 0 0 0 टू 0 0 0 1 टू 0 0 0, ठीक है। तो दिस इज द वन द इट इज़ इम्पॉर्टेंट डैट कि अगर हम मान लीजिए कि अगर हम चिप सिलेक्शन का क्या काम है कि इफ़ द चिप सिलेक्शन ऑल वैल्यूज़ आर 0, अगर आपका सारा वैल्यू मान लीजिए 0 है, इसका मतलब क्योंकि हमें पता है कि A10 टू A15 वैल्यूज़ का हमें कोई यूज़ नहीं करना है, ये हमारे एड्रेस लाइन में नहीं है। इसका मतलब ये वैल्यूज़ ऑलवेज 0 होना चाहिए। अगर ये वैल्यूज़ ऑलवेज 0 नहीं होता है, मान लीजिए कि A15 और टू A10 में कोई भी वैल्यूज़ 1 होगा, तो देयर इज़ एन मेमोरी लोकेशंस विल कॉलिंग मल्टीपल टाइम्स। आपका जो मेमोरी लोकेशन है इट विल बी कॉलिंग मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो इसलिए हम लोग चिप सिलेक्शन का यूज़ करते हैं कि ऑलवेज योर A15 टू A10 वैल्यूज़ ऑलवेज ज़ीरो होगा। दिस मेमोरी लोकेशन दिस मेमोरी विल बी वर्क एज एन एक्टिव। आपका ये मेमोरी एक्टिव होगा। अगर A10 टू A15 वैल्यूज़ में कोई भी अगर वैल्यूज़ 1 हो जाता है तो ये आपका मेमोरी वर्क नहीं करे, क्योंकि चिप सिलेक्शन एक्टिव नहीं होगा तो आपका मेमोरी डज नॉट वर्क। तो हमारा मेन फोकस क्या है कि हमारा जो A10 टू A15 हो ऑलवेज 0 स्टेट में हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो एड्रेस एलोकेट कर रहे हैं वो A10 से A9 ही एड्रेस का यूज़ कर रहे हैं, मतलब 2 टू द पावर ऑफ 10 मेमोरी लोकेशंस आर यूज्ड, ठीक है। नाउ देयर इज एन डेटा, और ये डेटा आप देखिए आपका यहाँ पर आके स्टोर हो रहा है, ओके। नाउ वी सी देयर इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए देयर इज एन IOM बार, रीड बार एंड राइट बार, ठीक है। यहाँ पर देखिए देयर इज एन नॉट बबल्स एंड दिस इज, अगर यहाँ पर IOM बार से कनेक्ट करते हैं देयर इज एन बबल, दिस इज मेमोरी इनेबल मेमोरी राइट ऑपरेशन, मेमोरी इनेबल मेमोरी राइट ऑपरेशन, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए क्या है। अगर मान लीजिए कि आप IO को 1 करते हैं, अगर आप इनपुट आउटपुट की बात करते हैं, इनपुट आउटपुट इनेबल की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये 1 होगा। जब ये 1 होगा, ठीक है, तो ये इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा 0, ठीक है। और अगर आप रीड बार करते हैं तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 है तो 1 आ जाएगा। तो ये 1 है, 0 हो गया, 1 0 0, यहाँ से ट्रांसफ़र होकर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। इसको इस तरह समझिए। ठीक है। अगर ये मेमोरी बार की बात करते हैं तो मेमोरी बार में ये क्या होगा, 0। और अगर आप राइट ऑपरेशन कर रहे हैं तो RD बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0।
तो 0 0 यहाँ पर ये आएगा नॉट है 1, और यहाँ पर भी नॉट है क्योंकि यहाँ पर ये नॉट लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये बबल नॉट है और ये बबल नॉट है। तो 0 से 1 होगा 1 1 1 होगा, और आउटपुट क्या आएगा NAND में 0। देन ये 0 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे 0 यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा तो आपका मेमोरी इनेबल मेमोरी राइट ऑपरेशन होना स्टार्ट हो, मतलब यहाँ से क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी से आपको रीड ऑपरेशन करना है। अगर आपको मेमोरी पे राइट ऑपरेशन करना है तो मेमोरी का 0 राइट का जब आप 0 करेंगे इट विल बी लुक लाइक दिस। ठीक है, अब आपको दूसरा केस देखिए। अगर आप मान लीजिए किसी केस में इनपुट आउटपुट की बात करते हैं, ठीक, तो देखिए क्या होता है, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आए। अगर आप यहाँ पर NAND गेट लगाए, देयर इज एन बबल, दिस इज योर बबल। अगर आप IO को 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 0, और राइट बार को अगर 0 करेंगे यहाँ पे 1, तो 1 0 0 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इनपुट आउटपुट करेंगे तो आपका रीड और राइट ऑपरेशन मेमोरी से नहीं होगा। इसका मतलब अगर हमें मेमोरी को रीड करना है, मेमोरी से रीड करना है या मेमोरी से राइट ऑपरेशन करना है तो हमें मेमोरी पार्ट को इनेबल करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इनपुट आउटपुट की बात करते हैं, अगर हमें इनपुट आउटपुट में रीड और राइट ऑपरेशन करना है तो एट द टाइम देयर इज एन मेमोरी पार्ट को हमें डिसेबल करना पड़ेगा। तो हमें इस जो मेमोरी चिप है देयर इज एन नो इंट्रैक्शन, इससे कोई भी इंट्रैक्शन हमारा नहीं होगा। ये जो हमारा ऑपरेशन है ये मेमोरी रीड और मेमोरी राइट ऑपरेशन है। हम मेमोरी से कब रीड करेंगे और मेमोरी से राइट ऑपरेशन का इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो 8085 जब मेमोरी पे रीड और मेमोरी राइट ऑपरेशन विल वर्क। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन डायरेक्ट हमारा इनपुट और आउटपुट हमारा प्रोसेसर से डायरेक्ट होता है। देयर इज एन नो वे, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन हमारा डायरेक्ट माइक्रो प्रोसेसर से होता है। देयर इज एन नो कनेक्शन बिटवीन द मेमोरी। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज द चिप सिलेक्शन लाइन का काम ये है कि आपका जो, अगर हम कुछ भी मान लीजिए कि अगर हम चिप सिलेक्शन लाइन का यूज़ नहीं करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा मल्टीपल टाइम्स हमारा एड्रेस को वो एलोकेट कर रहा है। मान लीजिए सपोज इस तरह से होगा कि अगर हम A15 टू A10 की बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ऑल वैल्यूज़ आर 0 0, आपको सारा 0 0 करना होगा, क्योंकि चिप तभी आपका चिप सिलेक्शन लाइन एक्टिव होगा, क्योंकि ये इनेबल 0 से होगा। लो में आपका इनेबल, अगर आप किसी को 1 कर दीजिएगा तो ये आपका चिप सिलेक्शन लाइन डीएक्टिवेट हो जाएगा। लैच का काम आप समझ गए, इट स्टोर द, क्योंकि आपको 3 क्लॉक पल्स लगते हैं हायर एड्रेस पे इनेबल होने में, तो लैच का काम होता है इट विल बी होल्ड द डेटा, क्योंकि वो अगर डेटा होल्ड नहीं करेगा तो रिमूव्ड आउट हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। देयर इज एन ओवरऑल पिक्चर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ योर 8085 एंड देयर इज एन मेमोरी लोकेशंस। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट, और सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे रजिस्टर टाइप इंस्ट्रक्शन सेट, जिसमें हम लोग ऐड ऑपरेशन देखेंगे, मूव इंस्ट्रक्शन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन देखेंगे और कुछ इंस्ट्रक्शन सेट देखेंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का इंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हमारा इंस्ट्रक्शन सेट स्टार्ट हो जाएगा। एंड दिस इज़ योर यूनिट 1 ऑफ योर माइक्रो प्रोसेसर इज completed today. And the next lectures we will start the unit 2, that is your instruction set, and this is very important, and this will be moved to the and this is moved to the your programming part, and we will be slowly suppose in the first I think